कहानी की शुरुआत होती है रेन नाम के बूढ़े शख्स से जिन्हें भूलने की बीमारी है। वो ब्रश करके कभी कुल्ला करना भूल जाते हैं तो कभी घर बंद करके चाबी दरवाजे के लॉक पे ही छोड़ देते हैं, पर भारी वजनी चीजें बड़े आसानी से उठा लेते हैं। अभी वो आए हैं डॉक्टर वू के पास, जिनके साथ उनकी अपॉइंटमेंट थी। डॉक्टर उनके अल्जाइमर को वर्स होने से रोकने के लिए कुछ सेशंस देते हैं, पर रेन कभी बहुत अच्छे से उनके टेस्ट पास कर लेते हैं तो कभी एकदम ही ब्लैंक हो जाते हैं। उधर फान नाम का लड़का अपनी दादी की अस्थि लेकर वुहान जा रहा है, जो उसकी दादी का होम टाउन भी है। उन्होंने उसे उसके माँ बाप के गुजरने के बाद पाला था। अब फान का फर्ज है उन्हें वुहान में किसी अच्छे सिमेट्री में दफन करना। वहाँ पहुँचते ही उसे एक फ्लायर मिलता है, पास ही में हायरिंग हो रही है और वो सीधे एड देने वाले आदमी के पास आता है जिसका नाम जिया है। वो उसे उसका काम देखकर तुरंत ही 1 महीने के प्रोबेशन पे रख लेता है। फान को रहने के लिए कमरा भी चाहिए था, जिसका अरेंजमेंट भी वो कर देता है। वो उसे लैंडलॉर्ड के पास ले जाता है, जो कोई और नहीं रेन है, जो सुशॉ नाम की लड़की को धक्का देकर घर से निकाल देते हैं, जो आई थी लाइट बल्ब चेंज करने। पर रेन ने उसे बल्ब की चोरनी समझ लिया। वो इसी तरह से हर किसी को भूल जाते हैं और किसी को कुछ भी समझ लेते हैं। किस्मत से सुशॉ ने उनके घर की चाबी बाहर एक फ्लावर पॉट में छुपा रखी थी और उसी से वो लॉक खोलकर अंदर आ गए। रेन ने भी अपनी तलवार निकाली और उन्हें चोर समझकर उन पे हमला करने लगे और सभी अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगे। आखिर में फान ने उन्हें एक लैंप से रोका और तभी रेन की एक मेमोरी ट्रिगर हुई जब उनका बेटा जुआंग चैंपियनशिप के लिए वेट लिफ्टिंग कर रहा था। उन्होंने फान को एक चांटा मारा और बोला, जुआंग बेटे तुम वापस आ गए। फान को अच्छा नहीं लगा इतनी बड़ी इंसल्ट, सो वो अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगा और रेन उसे रोकने के लिए पीछे भागे और लैंप से टकरा कर गिर गए। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया, जिन्होंने देखा रेन की अपनी फैमिली न होते हुए भी उनकी परवाह करने वाले उनके नेबर के कई लोग हैं। इसीलिए उन्होंने रेन की डिजीज के बारे में वार्न किया, जो अभी सेकेंड स्टेज पे है। उन्होंने सबसे कहा आगे भी एक ऐसे ही परिवार बनकर रेन के आसपास रहने, ताकि उनके डिमेंशिया का कंडीशन और खराब न हो सके। सो जिया फान को नाटक करने के लिए मनाने लगे, क्योंकि रेन ने उसे ही अपना बेटा समझा था तो ये रोल वही प्ले कर सकता है। फान पहले तो राजी नहीं था, पर जैसे ही जिया ने बोला वो उसे प्रमोट कर रहा है, सैलरी भी 801 बढ़ा रहा है, तब वो इस ऑफर को मना नहीं कर पाता। फिर जिया रेन की हिस्ट्री बताता है कि रेन एक्चुअली में एक वेट लिफ्टर थे, प्रोविंशियल टीम से खेलते। उनका बेटा तो वर्ल्ड चैंपियन था। वो यूनान गया और 20 साल से लौटा नहीं। उसके बाद जिया ने सुशाओ का इंट्रोडक्शन दिया, जो यहाँ की पुरानी टेनेंट है। एक मिडिल एज औरत है जिनका नाम जिन है और वो ऊपर के फ्लोर में रहती है और सबका ध्यान रखती है। तभी रेन आए और फान से पूछने लगे ये सब कौन है। जिया ने बताया वो फान का कॉलीग है। सुशाओ ने तो सीधे कह दिया कि वो फान की होने वाली बीवी है और जिन उनकी इन लॉज। बातचीत के बाद वक्त हो गया सोने का। सुशाओ ने फान को एक कमरा दिया। उसने अपनी दादी की अस्थि निकाली और बेड के नीचे संभाल कर रख दिया। सुबह जब आँख खुली तब रूम का दरवाजा खुला था और अस्थि का डब्बा गायब था। वो बाहर आया तो उसने रेन को देखा उस डब्बे से राख को ग्लास में डालते हुए, जिसे वो मिल्क पाउडर समझ रहे हैं। इससे पहले कि वो इसमें पानी मिलाए, फान भागता हुआ आया और ग्लास को पकड़ लिया, लेकिन कुछ पाउडर उसके मुंह पे गिर गई, जो दूध जैसा टेस्ट कर रहा था, क्योंकि असली डब्बा तो सुशॉ के पास था। वो तो उसके साथ मस्ती कर रही थी, पर फान ने कहा आइंदा से उसकी चीजों को हाथ न लगाने। तभी उसकी नजर आईने में गई। उसकी मूंछ और दाढ़ी आधी कटी हुई थी, इवन उसके लंबे बाल भी काटे गए थे। जब फान ने सुशॉ की तरफ देखा तो उसने बोला कि ये सब उसने नहीं किया, तो वो समझ गया ये काम जरूर रेन ने किया है। पर वो उन्हें बोलता भी क्या, लेकिन फिर उसके कपड़े भी गायब थे जिसमें उसकी आईडीज थी। रेन ने बताया उन्हें उसके कपड़े गंदे लग रहे थे, इसलिए कचरे में फेंक दिया। तभी एक ट्रक आई और कचरा डंप करने के लिए उठा ले गई। फान उस ट्रक के पीछे भागा और अंदर जाकर अपने सामाने ढूंढने लगा, पर हाथ उसके कुछ आया नहीं। वो गुस्से में वापस घर आया। रेन ने बताया उनके पास उसकी आईडी वगैरह तो ऑलरेडी है। उन्होंने उसे दिखाया, पर वो उनके असली बेटे की थी। ये देखकर फान का गुस्सा और बढ़ गया और उसने अपने कपड़े, वॉलेट और आईडी की कंपनसेशन मांगी। तब रेन ने उसे एक बैंक का पासबुक दिया और बताया उन्होंने उसे एक घर देने के लिए पैसे जमा किए थे, क्योंकि उसने कहा था कि वो रिटायरमेंट के बाद यही रहने वाला है। फान ने अमाउंट देखा जिससे वो अपनी दादी के लिए सिमेट्री आराम से बुक कर सकता है। उसने जल्दी से पासवर्ड और आईडी मांगी और बैंक गया उनके साथ और बहुत बड़ा अमाउंट निकाल रहा था, जिस पे रेन ने पूछा इतना अमाउंट क्यों चाहिए भला। फान ने बोला वो और सुशाओ शादी कर रहे हैं, दावत में 3000 डिपॉजिट देना है। तब रेन पूछते हैं ये सुशाओ कौन है। इन सभी बातों को सुनकर काउंटर पे बैठी औरत को शक होता है। वो रेन से पूछती है फान उनका लगता कौन है। तब रेन तो फान को पहचानने से ही इनकार कर देते हैं। ऐसी वक्त में उनकी ये बीमारी फान को बड़ी महंगी पड़ जाती है। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनसे बचने के लिए वो भागने लगता है, जिससे उनकी नजरों में वो और भी गलत लगने लगता है।
ऐसे भागम भाग में वो गार्ड्स के हाथों मार भी खा जाता है। कुछ देर में रेन को याद आ जाता है फान उनका बेटा है। फिर वो उसे सिक्योरिटी गार्ड से बड़े आराम से बचा लेते हैं। इन सब चक्कर में फान को काम के पहले दिन ही देर हो जाती है। पर फान की आईडी के बारे में सुनकर जिया उसे इसका हल निकालने का वादा करता है और उसे अच्छे से काम शुरू करने की मोटिवेशन देता है और रेन की तरफ से माफी भी मांगता है। वो उनके लिए इतना ज्यादा केयर इसलिए करता है क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे उसकी लाइफ चेंज करने के लिए बहुत बड़ी मदद की थी, जिस वजह से वो ये शॉप खोल पाया। काम से जब फान घर लौटता है तब देखता है कैसे सुशाओ रेन को बहला फुसलाकर पैसे मांग रही है। वो समझ जाता है कि वो भी उसकी तरह फायदा निकालने के लिए यहाँ रुकी हुई है। तभी माइक्रोवेव ब्लास्ट हो जाता है। उसमें रेन ने अंडे रखे थे। उनके ऐसी सिचुएशन को देखकर फान को बुरा लगता है क्योंकि ये कभी कभी बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। एक रोज रेन फान को सुबह सुबह ट्रेनिंग के लिए उठाते हैं। बेचारे को नींद आ रही थी, उसने तो ट्रेनिंग के लिए मना ही कर दिया, तो रेन ने उसे घसीट कर बाहर ले आया। फान ने बोला वो ट्रेनिंग एक शर्त पे करेगा। ये काम खत्म होते ही वो उनके साथ बैंक जाकर नया पासबुक निकलवाने में मदद करे। रेन ने अग्री किया और वेट लिफ्ट करके दिखाया, पर ये फान के लिए इतना आसान कहाँ था। वो तो ये जरा सा भी हिला नहीं पा रहा था, जिस पे रेन उसे बहुत डंडे मारते हैं उसका पोस्चर सही करने के लिए। जैसे तैसे करके फान से बारबेल थोड़ी सी उठ पाती है और तभी उसे चक्कर आने लग जाते हैं। आंखों के नीचे अंधेरा छा जाता है। रेन जैसे उसके लिए ग्लूकोज लाने जाते हैं वो वहाँ से भाग जाता है और गैरेज आकर काम करने लगता है। पर रेन उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ भी आ जाते हैं और उसे मार मार कर दोबारा ट्रेनिंग के लिए ले जाने लगते हैं। पर फान ने बोला आज उसने बहुत ट्रेनिंग कर ली, वो भी अपने वादे के मुताबिक उसे नया पासबुक दिलाने ले जाए। सो रेन बैंक चलने के लिए मान गए। फान भी एक कस्टमर की वैन लेकर उनके साथ निकल गया और उनका आईडी लेकर उन्हें कार में ही बैठा कर बैंक चला गया। पर उसका फोन गलती से कार में गिर गया, जिस पे जिया ने वैन वापस लेने के लिए कॉल किया। रेन फोन उठाने के लिए झुके पर गलती से हैंड गियर दब गया और कार चलने लगा। रेन ने जब गाड़ी को मूव होते देखा तो उसे रोकने के लिए पीछे भागा, पर वो कैचअप कर नहीं पाया। आवाज लगाकर रेन को कहा ब्रेक लगाने पर वो दबा देते हैं म्यूजिक प्लेयर और उसे कहते हैं ज्यादा भागो मत, शांत रहो, फोन अब रिंग नहीं कर रहा। फान कार को रोकने के चक्कर में खुद घनचक्कर होता जा रहा था। बेचारे की तो गिरते पड़ते पैंट भी फट गई थी। आखिर में गाड़ी एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाकर टकरा जाती है और वहाँ की सारी लकड़ियाँ गिर जाती है और एक तो कार में जाकर घुस जाती है। फान घबराता हुआ आता है, अंदर झांकता है तो रेन थोड़े से डिस्टेंस से बाल बाल बचे होते हैं। फान ने उन पे चिल्लाया क्योंकि उसकी तो जान ही निकल गई थी, पर रेन ने कहा कि वो उसका फोन संभाल कर उठा रहे थे, इस डर से कि कहीं कोई इम्पोर्टेंट मैसेज उससे मिस न हो जाए। फान ने बोला वो एक कार वॉशर है, उसके पास क्या ही इम्पोर्टेंट कुछ आ सकता है। रेन ने कहा नहीं, तुम वर्ल्ड चैंपियन हो, तुम मेरे बेटे हो, मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। फान ने रोते हुए उन्हें कार से बाहर निकाला और हॉस्पिटल ले आया। जिया वैन को टूटी फूटी हालत में देखकर फान पे भड़क उठा और उसे ब्लेम दिया, अगर वो गाड़ी चुराकर रेन को उसमें ले नहीं जाता तो ये सब होता नहीं और अब उसे फाइन भरना होगा, ऊपर से कस्टमर से बात सुनना होगा वो अलग। फान ने कहा गलती तुम्हारी है, तुम्हें मुझे कॉल लगाना ही नहीं चाहिए था। इसको लेकर दोनों लड़ पड़े। रेन ने बीच में आकर कहा वो सारे फाइन पे कर देंगे, पर जिया ने फान पे गुस्सा ही किया और उसके पीछे पड़ गए तो फान ने भी काम छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। रेन उसके पीछे उसे रोकने के लिए जाने लगे। जिया ने उन्हें पकड़कर कहा फान को जाने देने और याद दिलाया वो उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी तो पास्ट में उन्होंने उसके लिए चाकू खाया था जब वसूली वाले पैसे के लिए उसके पास आए थे, पर रेन उसकी ना सुने और फान को अपना बेटा कहकर उसके पीछे जाने लगे। जिया ने आखिर में अपना आपा खोकर बोल दिया उन्हें डेमेंशिया है, उन्हें ऐसे हाल में अपनी परवाह करनी चाहिए, उनका बेटा अब कभी वापस नहीं आने वाला। ये सुनकर रेन ने उसे एक थप्पड़ मारा और रोते हुए कहा ये सब झूठ है। वहाँ फान अपना सामान पैक करके घर से निकल जाता है। रात में रेन जिया की बात सोचते रहते हैं। तभी टीवी पे अचानक से एक एथलीट मैच दिखाई जाती है। उनका बेटा जुआंग वर्ल्ड चैंपियन के फिनाले में होता है और वेट लिफ्टिंग करता है। रेन उसे टिप्स दे रहे होते हैं। तभी सब जगह अंधेरा हो जाता है क्योंकि उनके दिमाग से ये सारी यादें गायब हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से कुछ भूल रहे थे। फिर उन्हें डॉक्टर की सेशन याद आने लगी। थोड़ी देर में उनकी आंखें खुली और वो नींद से उठे। घड़ी पे नजर की तो 6 बज रहे थे। वो भागते हुए अपने बेटे के कमरे में गए उसे ट्रेनिंग के लिए उठाने, पर वहाँ फान नहीं था, बस वेचांग स्टेशन की फटी हुई टिकट थी। वो कार्डबोर्ड में कुछ लिखने लगे। उधर फान सिमेट्री के प्राइस चेक करने आया था, पर मामूली से मामूली टोम बुक करना भी उसके बजट में नहीं आ रहा था। बाहर आते ही उसने लोगों को भीड़ लगाकर एक वैन में बैठकर कहीं जाते देखा। एक आदमी से पूछा तो उसने बताया वो लोग रोज इस जगह काम की तलाश में आते हैं। वैन आती है, काम मिलता है, नहीं आती है तो नहीं मिलता है। घर पे सुशियाओ ने सब कुछ बिखरा पाया। जिया और जिन को कॉल किया कि रेन गायब है। सभी उन्हें ढूंढने में लग गए। यहाँ वो एक मॉन्यूमेंट के पास बैठे थे। वहाँ की सिक्योरिटी ने हेडक्वार्टर को रिपोर्ट दी। एक बूढ़ा आदमी
आदमी यहाँ से हिल नहीं रहा, बारिश भी होने वाली है। तभी सुशियाओ और बाकी उन्हें तलाश करते हुए पहुँच गए। रेन ने बोला वो अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं, वो यहीं से वापस आता है। जिया ने बताया ये अब ट्रेन स्टेशन नहीं रहा, 10 साल हो गए, अब ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। रेन ने टिकट दिखाकर बोला उनका बेटा आएगा। जिया ने टिकट फेंक दी और उनसे यहाँ से चलने को कहा। सुशियाओ भी इसी बीच रेन को कॉल कर रही थी, पर वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा था और काम होने के बाद जब पैसे लेने आया तब आईडी ना हो पाने के कारण उसे बिना पैसे दिए भगाया गया। वो बिना अपनी मेहनत के पैसे लिए जाने को तैयार नहीं था, तो उसे धक्का मारकर निकाला गया और पुलिस बुलाने की धमकी दी गई। तो वो वहाँ से चला गया। मायूस बैठा ही था कि तभी उसके फोन पे एक वीडियो आया जिसमें रेन बारिश में भीग रहे थे, अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। जिया और बाकियों के साथ जाने को तैयार नहीं थे, इसलिए वो उनके पास आया और उन सब के साथ घर वापस लौट आया। डिनर करते वक्त सुशान ने पूछा वो यहाँ वुहान क्यों आया। फान ने बताया अपनी दादी के लिए रेस्टिंग प्लेस ढूंढने। उसने बताया वो जिस कैन को उस रोज पकड़ी हुई थी उसमें मिल्क पाउडर नहीं उसकी दादी थी। जिया ने भी फान को सॉरी बोलने के लिए ड्रिंक कर लिया और उस पर ज्यादा ऑर्डर चलाना बंद कर दिया। अगले दिन से फान की ट्रेनिंग फिर से शुरू हो गई। बेचारे को उनका बेटा बनने का नाटक करते करते असली के वेट लिफ्ट करने पड़ रहे थे। साथ ही जिया की शॉप में कार वॉश करने का काम भी करता। ट्रेनिंग करते करते एक रोज उससे बारबेल उठ गया। वो काफी ज्यादा मोटिवेट फील करने लगा। उसकी आईडी भी री इशू होकर आ गई। एक रोज जिया ने उसे कॉल में बताया शॉप में आग लग गई। वो भागता हुआ आया, पर उन लोगों ने उसे सरप्राइज पार्टी दी और हैप्पी बर्थडे विश किया। आज तक किसी ने फान का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, इसलिए वो बहुत ही इमोशनल हो गया। देन उसने विश मांगी और सभी केक कटिंग के बाद एंजॉय करने लगते हैं। इस बीच सुशियाओ को अपनी माँ का कॉल आया, पर उसने उठाया नहीं। गाना गाते हुए जिया ने माइक रेन की तरफ किया। उन्होंने एक बात बोली जिसने सबको रुला दिया। उन्होंने बताया हर साल वो अपने बेटे के आने का इंतजार करते हैं, पर वो कभी आता नहीं, इसलिए वो उसके बर्थडे के दिन केक लेते हैं और चुपके से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब वो चाहते हैं उनका बेटा हर साल उनके पास आए ताकि वो इसी तरह उसका जन्मदिन मना सके। पार्टी खत्म होने के बाद उन्होंने फान को कुछ पैसे दिए और इसे बर्थडे गिफ्ट समझकर रख लेने को कहा। जब फान लौटा तब उसने सुशियाओ को फोन पे चिल्लाते हुए सुना। उसकी माँ बार बार उसे कॉल लगाती गई, तो उसने रिसीव किया। जब उसे पता चला कि हमेशा की तरह उन्हें जब उसकी जरूरत पड़ी तब उसे याद किया गया, उसने चिल्लाकर कहा उन्हें तभी उसकी याद आती है जब पैसों की जरूरत पड़ती है। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो उनकी बेटी नहीं एटीएम मशीन है। जिया और फान उसके पास आए और उससे कुछ पूछा नहीं, बस उसके गम में ड्रिंक कर लिया और उसे अकेलापन का एहसास नहीं होने दिया। एक रोज पार्क में फान की ट्रेनिंग चल रही थी, पर वो रेन से तेज निकल गया। तभी एक औरत रोने लगी क्योंकि उनका पोता तालाब में गिर गया था। उसे बचाने फान कूदा, पीछे से रेन भी अपने बेटे को बचाने के लिए कूद गए। जब फान पानी से बच्चे को बचाकर निकला तब उस औरत ने बताया एक बूढ़ा आदमी भी पानी में जंप किया था। फान ने रेन को तालाब से निकाला और हॉस्पिटल ले आया, पर उसे इस बात का अफसोस था कि रेन उसे नहीं बल्कि अपने बेटे जुआंग को बचाने के लिए कूदे थे। डॉक्टर एग्जामिन करके बाहर आया और बताया रेन खतरे से खाली है। लेकिन होश में आने के बाद रेन फान को भूल गए। जब सबने कहा यही उनका बेटा जुआंग है, तब उन्होंने बोला ये जुआंग हो ही नहीं सकता। डिस्चार्ज होकर जब घर आए तब अचानक से बच्चे बन गए और फान को पापा कहने लगे। छोटे बच्चों की तरह खाने की जिद की, जबकि उन्होंने कुछ देर पहले ही लंच किया था। डूबने के बाद से उनकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई। सबने उन्हें नींद की दवाई देकर सुला दिया और डिसाइड किया बारी बारी रेन के पास हर वक्त अवेलेबल रहेंगे। उस रात रेन जब अपनी दवाई ढूंढ रहे थे तब उन्हें अचानक से अपने कोच की याद आ गई। अगली सुबह फान ने जिन को बताया रेन गायब है और यहाँ वो अपने कोच को देखने नर्सिंग होम आए थे जो अब काफी बूढ़े हो गए हैं। एक तरफ रेन बताते हैं कैसे आजकल वो सब कुछ भूलते जा रहे हैं, दूसरी तरफ कोच कहते हैं उन्हें आज भी प्रोविंशियल टीम के दिनों की एक एक बात अच्छे से याद है। रेन का मेडल जीतना और उसे फ्लॉन्ट करना सब कुछ। एक का शरीर कमजोर हो रहा है और दूसरे की याददाश्त। तभी जिन और फान ट्रैकिंग ऐप से रेन का पता करके उन तक पहुंच जाते हैं और उन्हें घर वापस ले जाने लगते हैं, पर उन्होंने यहाँ से कहीं भी जाने से मना कर दिया और बोला ये उनका प्रोविंशियल टीम है, वो अपने कोच को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जिया और सुशियो भी तब तक आ गए और उन्हें जबरदस्ती ले जाने लगे। रेन ने किसी की एक ना सुनी और अपनी जिद पे अड़े रहे, तो सबने सोचा यही उनके साथ नर्सिंग होम में रहने की। फान को सबका ये फैसला पागलपंती लगा। उसने रेन को बोला वो उनका बेटा जुआंग है, वो उन्हें घर ले जाने आया है। उसी मोमेंट पे रेन की यादें लौट आई। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम फान हो जो मुझे पासबुक के लिए बैंक ले गए थे। इस बात पे जिया और बाकियों ने उसे धोखेबाज कहा और सोचा कि वो ये सब नाटक पैसों के लिए कर रहा था। इवन उससे पूछा अब तक उसने रेन का फायदा उठाकर उनके रिटायरमेंट के कितने पैसे लूटे हैं। फान ने भी कहा तुम सब ऐसे बन रहे हो जैसे कि खुद दूध के धुले हुए हो। जिया से बोला कि उसने रेन के पैसों से अपना कार वॉश का शॉप खोला। सुशिया सीनियर प्रोडक्ट्स दुगने कीमत पे रेन को बेचा करती है। वो भी तो लालची है, पर उसने तो रेन से एक पैसे नहीं लिए और उल्टा जो उन्होंने उसे बर्थडे पे दिया वो भी फेंक कर वहाँ से चला गया।
ठीक उसी रात कोच की डेथ हो जाती है और रेन को गहरा सदमा लगता है। वो ये सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनके बॉडी को ले जाने नहीं देते, जिस वजह से डॉक्टर्स उन्हें सेडेटिव के इंजेक्शंस दे देते हैं। अगले दिन उन्हें बेड से बांध कर रखा जाता है और उन्हें शांत करने के लिए इंजेक्शन पे इंजेक्शन दिया जाता है। जब जीन और बाकी उन्हें ऐसे हाल में देखते हैं तो डॉक्टर्स को डांट लगाते हैं। फान जो एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, जब उसे रेन की कंडीशन के बारे में खबर मिलती है तो वो नर्सिंग होम दौड़ता हुआ चला आता है और रेन की रस्सी खोलकर उन्हें कहता है, डैड चलो घर चलते हैं। रेन को भी यहाँ नहीं रहना था, वो लोग उन्हें घर ले आते हैं। वो अभी बच्चों जैसा बिहेव कर रहे थे। डॉक्टर वो उन्हें फान को कॉल पे एडवाइस दी, ऐसे टाइम पे रेन को साइकोलॉजिकल कंफर्ट देना होगा। एक तो उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, इसलिए उन्हें किसी भी तरह की हेडेक और टेंशन से दूर रहने की सलाह दी। तभी रेन के हाथ से अंगूर गिर गया, जिसे ढूंढने में उनके हाथ एक कैसेट लगी जिसपे ZZ लिखा था। उन्होंने गुस्से में इसे फेंक देने को बोला, पर जिया और बाकियों ने इसका डेटा रिस्टोर कर लिया क्योंकि इस पे ZZ यानी कि रेन के बेटे का नाम जुआंग जुआंग लिखा हुआ था। और इस कैसेट में एक उसकी फोटो मिली। चैंपियनशिप के कंपटीशन में उसने गोल्ड के बजाय सिल्वर मेडल जीता था। इस वजह से रेन ने अपने बेटे पे गुस्सा किया था और वो घर छोड़कर चला गया था। ये फोटो देखने के बाद जिया ने आखिरकार सच बताया कि 10 साल पहले जुआंग यूनान के माउंटेन फायर में एक बच्ची को बचाने के चक्कर में मर गया। रेन को इस याद से निकालने के लिए सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग 1995 के उस वर्ल्ड चैंपियनशिप को दोबारा रिक्रिएट करेंगे। ऑडिटोरियम रेड पे लिया जाता है, फेक ऑडियंस और प्लेयर्स बुलाए जाते हैं। रेन जब सोए हुए थे तब उन्हें ऑडिटोरियम लाया जाता है। तभी माइक पे कमेंट्री शुरू हो जाती है जिससे रेन की आंखें खुल जाती है। बगल में बैठी जीन उनकी बीमार वाइफ की एक्टिंग करती है, जिस याद को वो हमेशा सपनों में देखा करते और उनके जहन में जो आया करती वो उनके सामने सच्चाई बनकर थी। उनके सामने सभी कंट्री के चैंपियन वेट लिफ्ट कर रहे थे। आखिर में चाइना से बफान और उसे वेट लिफ्टिंग करता देख रेन को सब याद आ जाता है। वो अपने बेटे को चेयर अप करते हैं और प्राउड फील करके सबको बताते हैं ये उनका बेटा है। एक के बाद एक राउंड करते करते फेक प्लेट्स टूट जाती है और अब उनके पास सिर्फ असली वाली बची थी। फान सोचता है इसी को फाइनल राउंड में यूज करने की, पर इससे पहले ही रेन को कुछ याद आ जाता है और वो अपने बेटे को कुछ टिप देने के लिए भागने लगते हैं। दरअसल उन्होंने जुआंग को बोला था स्क्वाट जर्क के बजाय स्प्लिट जर्क यूज करने। उनके मुताबिक जुआंग की बेस छोटे से स्टेबल नहीं थी, पर उन्हें कंपटीशन में इंटरफेयर करने पे बाहर निकाल दिया गया। फाइनल राउंड में जुआंग के कोच उसे स्क्वाट करने को कहते रहे, पर उसने अपने फादर की बात पे बिलीव करके स्प्लिट जर्क किया और बैलेंस बिगड़ने से गिर गया और सेकंड पोजीशन आया। उस वक्त रेन बाहर थे तो उन्हें लगा वो इसलिए गोल्ड मेडल जीत नहीं पाया क्योंकि उसने उनकी बात नहीं सुनी, पर जुआंग ने कहा कि वो हमेशा उनकी बात सुनता आया है। वेट लिफ्टिंग करना और गोल्ड मेडल जीतना उनका सपना था। उन्होंने कभी उसके बारे में नहीं सोचा कि वो असल में क्या चाहता है, इसलिए उसने फैसला किया ये उसकी जिंदगी का आखिरी वेट लिफ्टिंग था। देन उसने उनका घर छोड़ दिया और कभी नहीं लौटा। उसकी बीमार माँ इस गम में 2 महीने के बाद ही गुजर गई। रेन की जिंदगी उस दिन से उथल पुथल हो गई। अपने फैसले जुआंग पे थोपने पे अफसोस किया। सब कुछ याद आने के बाद उनके आंखों में आंसू आ गए और इस बार उन्होंने फांग पे अपनी मर्जी नहीं थोपी, ना ही उसे कोई टिप दी। बस इतना कहा कि उसे जो सही लगे वो वही करे। सो फान ने स्टेज पे आकर बारबेल उठाया और स्प्लिट जर्क करके टाइम आउट होते तक होल्ड करके रखा और फर्स्ट पोजीशन जीत लिया और गोल्ड मेडल रेन को पहना दिया। इसके 1 साल के बाद फान को हम अब कार वॉश नहीं बल्कि रिपेयर करता देखते हैं। तभी उसे न्यूज मिलती है कि रेन हार्ट डिजीज से गुजर गए। उनके फोन के मेमोरी कार्ड से कुछ वीडियोस मिली। दरअसल जब भी वो नॉर्मल होते हैं और याद आता उनके आसपास के लोग एग्जैक्टली कौन है, तो वो उन्हें कैमरा में कैप्चर कर लेते, जिन लोगों को वो एक फैमिली की तरह देखते हैं, जैसे कि जिया जो हमेशा ड्रिंक करके गिर पड़ जाता, सुश्योर जो यहाँ उनके लिए हेल्थ सप्लीमेंट्स लेकर आती, जिन जो हमेशा गाया करती। 10 साल पहले जब वो यहाँ आए थे तब से जिन उनका ध्यान रखा करती थी। वो फान जो उनके लिए बेटे बनने की एक्टिंग करता। वो उस वीडियो में कहते हैं कि वो उन सबको इस बीमारी की वजह से कभी भूलना नहीं चाहते हैं, पर उन्हें पता है कि वो एक न एक दिन हर एक को भूल जाएंगे और इस बात की उन्हें तकलीफ होती थी। उन चारों की वजह से उन्हें अपनी बीमारी उतनी भी बुरी नहीं लगी। कहते कहते वो बीच में भूल जाते हैं वो कह क्या रहे थे और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आखिर में हम सभी को रेन की सिमेट्री के पास देखते हैं। फान वहाँ से वापस लौटते वक्त एक रास्ते की तरफ देखता है। ये वही जगह थी जहाँ वुहान आने के बाद उसने एक एक्सीडेंट देखा। एक बाइक वाले ने गलत टर्न ले लिया जिससे एक बुजुर्ग अपनी साइकिल से गिर गए और ये रेन थे। उस वक्त फान ने उनका साइड लिया और उस बाइक वाले को बहुत डांटा। उसी वक्त रेन को उसमें अपना बेटा नजर आया और यहीं पे मूवी एंड हो गई।